हेलो हाय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं उपेंद्र नाथ अशोक की सूखी डाली। एक फैमिली को लेके है कि जो एक नॉर्मल फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, वो कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करती है और उनके साथ अपना रिलेशन बना के चलती है। तो सूखी डाली में एक बरगद के पेड़ से प्रेरणा लेके इस एकांकी को यहाँ पे रखा गया। चलिए पढ़ते हैं उपेंद्र नाथ अशोक की सूखी डाली। तो इसमें कुछ मेन पात्र है, कैरेक्टर है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ पुरुष पात्र है जिसमें दादा है, करमचंद, परेश, भासी और मल्लू। और स्त्री पात्रों में बेला छोटी बहू, छोटी भाभी जो बेला की सास है और इंदु की माँ है, मंझलो भाभी, बड़ी भाभी, मंझली बहू, बड़ी बहू, रजवा, पारो। ठीक है। तीन जो है सास है और उन सासों को क्या कहते हैं घर में? भाभी भाभी कहते हैं। और जो तीन है घर में छोटी छोटी बहुएं हैं। बहुएं यानी कि दादा है, दादा के बच्चे हैं तो उन्हें भाभी कहते हैं, उनके बच्चों की पत्नियों को भाभी कहते हैं। और उनके जो बच्चों की वाइफ है उसे बहू कहते हैं। यानी कि जो घर में सबसे छोटी छोटी विवाहित स्त्रियां हैं उन्हें बहू, और उनकी जो सास है उन सबको भाभियाँ कहते हैं घर में सब लोग। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए पहला दृश्य क्या कहता है? मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है तो तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। मूल राज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट इकाई बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही है। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की ही भांति महान दिखाई देते हैं। आयु की 72 सदियां देख लेने पर उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनको सफेद दाढ़ी वाले लंबे लंबे दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए हैं। दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आ गया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा जमीन दी थी, किंतु दादा सरकार की इस कृपा पर ही संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठ, दूरदर्शिता और रसूख से उन्होंने 1 से 10 मुरब्बे बनाए। उनके 2 और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने में काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इस कस्बे में आया है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर की एक प्रतिष्ठित और संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पुतोहू का सुशिक्षित होना अपने आप में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। गांव में उनका और भी आदर होने लगा, किंतु साथ ही दूसरी ओर से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया। उनकी तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती। मैंने आपको बताया ना, दादाजी की जो तीनों बहुएं हैं उनको भाभी के नाम से बोलते हैं। बड़ी भाभी, छोटी भाभी और मंझली भाभी। और इन भाभीयों की जो पतोहू है यानी कि उनकी जो बहू है उन्हें घर में सब बहू कहते हैं। छोटी बहू, बड़ी बहू, मंझली बहू। ठीक है। तो दादाजी के 3 बहुएं हैं जिनके घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारा जाता है। सीधी साधी महिलाएं हैं। उन सब में उनकी पुतोहू इंदु, उनकी पोती इंदु यानी कि उनकी भाभी, उनकी यानी कि जो पुतोहू है उनकी बच्ची पोती इंदु, जिसने प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती के प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु इस ग्रेजुएट छोटी पुतोहू के आने से जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, कुटुंब के इस तालाब में एक प्रकार लहरें सी उठने लगी, जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में ये बरामदा घर की स्त्रियों के रेदुबू सम्मिलन स्थल है। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां यहाँ धूप लेती, कभी चरखा काटती, कभी गप्पे उड़ाती, कभी लड़ती झगड़ती और कुछ ना हो तो स्नानागार में पड़े कपड़े ही धोया करती। ये स्नानागार बाहर के अहाते में है। दाई दीवार के कोने में जो दरवाजा है
उसके साथ ही बाहर को रसोई आदि से निपटकर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्राय रोज वहां कपड़े धोया करती और निरंतर थप थप धप धप की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है जिसमें दोनों और आमने सामने पहले मंझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं जिनकी खिड़कियां बरामदे में खुलती है। फिर मंझली भाभी और बड़ी भाभी के छोटी बहू जो इंदू की माँ और छोटी बहू बेला की सास है का कमरा दाईं ओर है। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है और बाई दीवार में सीढ़ियां बनी हैं जो ऊपर को आती हैं। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे हैं। दो एक चारपाई दीवार के साथ खड़ी है। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने पर अभी काफी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। केवल गैलरी की स्त्रियां ही जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज आ रही है। पर्दा उठने पर कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज गैलरी से निकलती और बिफरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रुकुटी चढ़ी है और बड़ी बहू और गंभीर है। बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी। क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु चुप। बड़ी बहू क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो? इंदु क्रोध से, और क्या ईंट मारती? बड़ी बहू कुछ कहो भी। इंदु मेरे मायके में यहाँ होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटकाकर अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गवार और असभ्य हैं। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या? इंदु बैठक के बाहर मिसानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया? भला क्या दोष था उसका? इंदु दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू असभ्यतित, काम करना नहीं आता? इंदु उस बेचारी ने कहा कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला के दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते, किंतु बहू रानी ना मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ स्वयं कर लूंगी। अभी तक इतना तो सलीका नहीं कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी? बड़ी बहू सलीका नहीं? इंदु मैं जाकर समझाया कि भाभी 10 साल की यह मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मालती है, कपड़े धोती है। जानो तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता? और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की भी एक तमीज होनी चाहिए। बड़ी बहू हाँ और क्या? इंदु झट से बोली, वह तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक के बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर जो यहीं आकर देखे हैं। फिर कहने लगी काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेती हो। मेरे मायके में तो ऐसे गवाह मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी ना टिकती। बड़ी बहू कही उसने ये सब बातें? इंदु और कैसे कहती, जब से आई है यही तो सुन रहे हैं। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनावे का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो ना जाने कैसे जी रहे हैं नाक भर चढ़ाकर। यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम स्वयं गवार। बड़ी बहू चिंतित विस्मित सिर्फ सुनती है। इंदु मैंने भी कह दिया। क्या बात है भाभी, तुम्हारे मायके को एक नमूना तुम ही जो हो। एक मिश्रानी भी ले आती तो हम गवार भी उससे कुछ सीख लेते। बाई दीवार के कमरे से छोटी भाभी इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। उनके पीछे पीछे रजवा है। रजवा जो है घर की नौकरानी है, जिसे मिश्रानी अभी तक यहाँ पे बोला जा रहा था। छोटी भाभी क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? यह रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे? इंदु मीठी वे कब कहती है जो आज कड़वी कहेगी? छोटी भाभी ये आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया क्या? रजवा भरे हुए गले से, माँ जी आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर ना किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम ना करने जाऊंगी। छोटी भाभी
वह तो बच्ची है मिश्रानी, तो भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु मुंह बुचकाकर व्यंग से, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात करनी ही नहीं आती। क्रोध से, अपने मायके के सामने तो किसी को कुछ समझती ही नहीं, और गज भर की जबान। बड़ी बहू, बात यह है छोटी माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोसियों से, हमारी हर बात से घृणा है। छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। मंजली बहू बाहर से हंसते हुए प्रवेश करती है। मंजली बहू ही, हा हा हा। इंदु क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो। मंजली बहू खी ही, हाथ पर हाथ मलती है, हा 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 हा। गैलरी से मंजली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती हैं। दोनों, क्या बात है जो आज इतनी हा हा ही हो रही है। इंदु, ये भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मंजली बहू, मैं कहती हूँ, फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी। मंजली बहू, आज भाई परेश की वह गदबनी की बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। खी हा 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 हा। परेश जो है वो बेला का हस्बैंड है, ठीक है, यानी कि छोटी भाभी का बेटा है और छोटी भाभी की बहू है बेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी भाभी, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू। मंजली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश को वह गत बनाई कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बड़ी बहू इंदु, क्या बात हुई। मंजली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत सी बातें तो मैंने सुनी ही नहीं, बहुत सी समझ भी नहीं पाई, अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे। छोटी बहू के पारा कुछ चढ़ा हुआ था, इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू राय ने सारा फर्नीचर निकाल के बाहर रख दिया। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सी और गले सड़े फर्नीचरों को अपने कमरे में न रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग बात काट कर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनके अनुकरण करें। हंसती है, और फिर सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। इंदु, फिर मंजली भाभी, छोटी भाभी, यह है तो। फिर मंजली बहू कहती है, परेश ने कहा, इन फर्नीचरों पर हमारे दादा बैठते थे, पिताजी बैठते, चाचा जी बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं है, उन्होंने कहीं फर्नीचर के सड़े गले होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादा कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। हाथ मटकाकर ना भाई। मंजली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक है तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला। मंजली बहू तब कहती है, तब बहू ने कहा, तो ना कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक ना फटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है। मेरे मायके में इंदु क्रोध से, बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहते 24 घंटे। मंजली बहू, और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरे और उनके बहुमूल्य फर्नीचरों का बखान किया। हंसती है, और वहां से परहेज की एक भी ना चलनी दे। बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। खी हंसती है, दूसरे भी उसके साथ हंसते। मंजली बहू, मैं तो चुप से चली आई, मुंह बिचकाकर। जवान है छोटी बहू की या कतरनी, या फिर अब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया है। इंदु बस जवान ही जवान है, बात तो जब है जब काम भी हो। एक काम को कहो तो नाक भो चढ़ा देती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वो तो पड़े गुसल खाने में गल रहे हैं। छोटी भाभी, गुसल खाने में गल रहे हैं, तू उठा क्यों नहीं लाई उन्हें, जा भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे, मैं बहू को समझा दूंगी। इस तरह कैसे चलेगा। और भी चिंता से परेश ने समझाया नहीं उसे। इंदु, परेश की तो जैसे वह बड़ी सुनवाई होती है। मंजली बहू, वह मलमल का थान और अब्रों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। कह कहकर हार गए परेश वहाँ से। बहू राय ने हाथ तक न लगाया उन्हें, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। हंसती है इंदु, और बड़ी बहू भी हंसती है। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े। बड़ी भाभी, तुम भी बहन बस, क्या इतना पढ़ा लिखा कर छोटी बहू कपड़े धोएगी। इंदु, क्यों, उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। बाहर से दादा के हुक्के गुड़गुड़ाने की आवाज आती है।
छोटी भाभी, तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर अहाते में डाल दो, शायद उन्हें ज़रूरत हो, मांगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। पर्दा गिरता है। फिर उसके बाद दूसरा दृश्य आता है। चले पड़ते हैं दूसरे दृश्य में क्या है। वही बरामदा, दाईं ओर के तखत पर बिस्तर बिछा हुआ है, दीवार के साथ तकिया लगा है। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पांव दबा रहा है। हुक्का पीते पीते दादा बच्चों के बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान घर के नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है, क्योंकि करमचंद की भिकुटी तन गई है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलाए जाने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है। फिर करमचंद क्रोध से, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। दादा हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं नहीं, खेलने दो बच्चे को। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बच्चे हंसते हैं। बरामदे की पूरी दाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहा है। हंसते हैं, नहीं जानते कि पेड़ की टूटी दाल जल देने से नहीं पनपती। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर नली छोड़ के करमचंद से, मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी जो हमारा यह परिवार बरगद की इसी महान पेड़ की ही भांति है। करमचंद, लेकिन शायद अब इस पेड़ की एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादा चिंता से, क्या कहते हो, क्यों, कौन अलग हो रहा है। करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है। करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। दादा, मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत तो थी तो उसे वही मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ना लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है, और यही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्द की मात्रा जरूर से ज़्यादा है। मैंने वे मलमल का थान और रजाई के अबेरे लाकर दिए थे ना, और सब ने तो रख लिए, पर सुना है छोटी बहू को पसंद नहीं आया। अपने मायके घराने को शायद वे इस घराने के से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। दादा, बेटा बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा से नहीं मिटाई जा सकती। बहू तभी अलग होना चाहिए जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। हुक्का गुड़गुड़ाते और महानता भी बेटे किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जाती है। ठूठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिल पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले, और जिसके फूल की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों को पुलक भर दे। बाहर से, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा। दादा, पेड़ हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं। ठहरो भासी, लड़ो मत बेटा, जाना। करमचंद, जरा हटाना दोनों को। करमचंद ज्यादा। दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। परेश नीचे नजर किए प्रवेश करता है। दादा, आओ बेटा परेश, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुम्हें इससे बात करूंगा। परेश, मैं लज्जित हूँ। दादा, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ इधर आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगता है। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा, हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर, मुझे करमचंद से अभी पता चला कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबेरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नई फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। जब भी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वहाँ स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएगी। परेश जी। दादा हुक्के का कश लगाकर, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु को दहेज तैयार करने में भी सहायता हो जाएगी। परेश जी, मैं इसलिए आया था। दादा, हाँ कहो, झिझकते क्यों हो। परेश जी, बात यह है कि घर में बेला का मन नहीं लगता। दादा, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी कई दिन हुए हैं उसके आए हुए, और फिर बेटा मन लगाया जाता है। परेश, वह मन लगाती हो ही नहीं। दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए, वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में रही नहीं। इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी, इतने कोलाहल से वह ऊब जाती होगी। हमसे मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे।
परेश, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंझली ताई, बड़ी भाभी, मझली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती, ताने देती थी कि तूने उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता। इधर वह उन सब से दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती है, सब मेरी हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं पराया में आ गई हूँ, अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो। दादा, हाँ हाँ कहो परेश। बात यह है कि वे आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप की आलोचना उसे पसंद नहीं। दादा से फुक्का गुड़गुड़ाते हैं और वे अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, जैसे उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहाँ वे स्वेच्छापूर्ण अपना जीवन बिता सके। वे चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो सदैव यहाँ बना न रहूंगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरा तबादला हो जाएगा। उतने दिन को यदि आप बाग वाला मकान का प्रबंध करते, उसकी सारी उद्विग्नता, अनमनस्कता और तिलमिलाहट में उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? दादा कुछ क्षण चुपचाप हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, खांसते हैं। यूँ तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पढ़ा भी बेकार है और अभी मैं उसके किसी तरह का काम लेने का भी इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मैं जीते जी ये असंभव है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, खासकर शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा। हुक्के के एक दो कश लगाते हैं और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियां टूटने लगती हैं और वह केवल ठूट रह जाता है। स्वर धीमा, जैसे अपने आप से कह रहे हैं, और मैं सिहर उठता हूँ। न बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब ना होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी से तिरस्कार करने का साहस ना होगा, कोई उसका समय नष्ट ना करेगा। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित, सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान ना दो। मैं कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वे अपने आप को परायों से घिरी अनुभव ना करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। परेश, जैसा आप उचित समझे दादा। और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात ना करो जिसे वे अपना अपमान समझे। परेश चलने को होता है और तुम उसे साथ ले जाकर नगर के सभी चीजें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालूंगा। परेश, जैसी आपकी इच्छा। चला जाता है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। हुक्के का कष्ट लंबे हैं, जो इस बात के साक्षी है कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। दादा, जैसे अचानक उन्हें कुछ सूझ गया। रजवा, रजवा। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, रजवा नहीं आते, फिर आवाज देते हैं, रजवा, रजवा। रजवा दूर से जी आई भागती हुई प्रवेश करती है। दादा, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ भेज दो, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। रजवा जाने लगती है। और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। रजवा, जी मैं अभी जाकर सबको कह देती हूँ। चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा और लंबे लंबे कष्ट लगाते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। बालक और युवक तख्त और चरपाइयों पर बैठते हैं और रिश्ते बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मोड़े और चटाइयां लाकर बिछा देती है। दादा हुक्का पीना छोड़कर इंदु कहाँ है, वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नजर सबको देखते हैं। रजवा स्नान करके जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। कपड़े धोने का स्वर, जो इस बीच निरंतर चला आता रहा, सहसा बंद हो जाता है। इंदु बाहर से जी आई। अंदर आकर, मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी। दादा एक कस खींच कर, बैठो बेटा। एक दो क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। इंदु, दादाजी। दादा, इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दोस्त उसका नहीं, मैं आ गई है। लगता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप ले रही है, किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगती है। बेला अपने आप से, मैं किन लोगों में आ गई हूँ? ये कैसे लोग हैं? मुझ कुछ समझ भी नहीं पाते। ये कैसे लोग हैं, कुछ भी समझ नहीं पाते। आज कुछ है, कल कुछ है, पल में तोला, पल में माशा।
इनका कुछ भी तो पता नहीं। फिर सोचते हुए धीरे धीरे घूमते हैं, गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं, फिर नरम होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात का बुरा कहते हैं कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है, पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसके साथ छोटी भाभी आती है। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं कबाड़ी का गोदाम दिखाई देता है। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं है, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा न मान जाए। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार इन्हीं निकौड़ी कुर्सियों के लिए मुझसे रूठ चुका है। बेला, आप बैठिए माँ जी। छोटी भाभी, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही इधर बैठ देख कर चली आई। अनाज पड़ा है, उन्हें फटकना है, मिर्ची पड़ी, उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों से इकट्ठा हो गया, उनका घी बनाना है, 20 दूसरे काम है, और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का बुरा न माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी, किंतु जो काम उसने कभी किया ही ना हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है। बेला उठती हुई, आप बैठिए तो। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए, बैठो बैठो बेटी, कष्ट ना करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट ना करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूं करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। बेला, नहीं नहीं आप छोटी भाभी, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया। यो तुम ना चाहो तो दूसरा कोई प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो, चलने को उद्यत होती है। बेला, आप बैठिए तो सही। छोटी भाभी, नहीं नहीं तुम अपना पढ़ो, मैं बेकार तुम्हारा समय नष्ट करूंगी। चली जाती है। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई जैसे अपने आप, इन लोगों की कुछ भी तो समझ में नहीं आता कि माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इस रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मछली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। मछली भाभी, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? जरा हंसती है, बुढ़िया है तो सयानी। बड़ी बहू, अपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं। पर अब बेला, आइए इधर बैठे, चरपाई सरका लीजिए। मंजली भाभी, वैसे ही खड़े खड़े मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कहा दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुके। वास्तव में बहू दादाजी के पुराने नौकरों के हक में है। दयानतदार होते हैं, विश्वसनीय, हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही काम करती है। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों न रख लेती, उसकी उम्र भी कम है और काम भी वह जल्दी सीख जाएगी। बेला, अनमैसक सी, नहीं नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़कर, पर आप खड़ी क्यों हैं? मंजली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज ना करेंगे। बेला, और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बेला, रुआसी आवाज में, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती है? उठ खड़ी होती है। बड़ी बहू, बैठी बैठी मछली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखकर जल्दी जल्दी चली जाती है मछली भाभी, जैसे आपने आपसे परायों सा। बाहर से मंजली बहू की कह की आवाज आती है। दूसरे क्षण वह इंदु और पारू के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु, सच? मंजली बहू हंसी रोककर, और क्या, मैं झूठ कह रही हूँ? मैंने अपनी इन दो आंखों से देखा। हंसती है। मालवी ने सारी की सासरा छत फावड़े से खोद डाली। अब बंसीलाल वहां से मुंह देखते रह गए। सब ठहका मार के हंस रही हैं। बड़ी बहू, भाई मुझे तो बताना, क्या किया मालवी ने? सच? मंजली बहू चरपाई बिछाकर उसे धस जाती है उसकी, और इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मंजली भाभी कुर्सी को जरा खिसकाकर समीप होते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़कर फेंक दी छत। मालवी ने। मंजली बहू, मैं कहती हूँ, मुंह देखते रह गए। बंसीलाल वहां से ताका किए मुटर मुटर। सब ठहका लगाती है। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली, यह तो बताओ। मंजली बहू, रसोई की, और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि रजवा मजदूर छत डालकर गए थे, और बंसीलाल कारीगर और मजदूर से निपटकर अभी दुकान
को गया था कि आगे उधर से मालवी मारो मार करती। जाने किसने उसे जा बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या करते, बस ताका किए मुटर मुटर। मंझली भाभी को छोड़कर सब हंसते हैं। मंझली भाभी पर बंसीलाल का लड़का मंझली बहू गली के सिरे पे खड़ा खम ठोक रहा था। जांग पर हाथ मार के बताती है कि कैसे खम ठोक रहा था। इंदु खम ठोक रहा था। मंझली बहू कहा लगाती है, सच खम ठोक रहा है और हवा ही में ललकार रहा है कि मैं डोरी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं ये कर लूंगा, वह कर दूंगा। और इधर मालवी कमरे कैसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल खड़े पैर धर के रखे पैर घर के भीतर। सब हंसती है। इंदु उंगली ओठों पर रख के शू 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 भाभी आ रही है। हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। बेला क्यों जीजी आप चुप क्यों हो गए, जरा हंसकर किस बात पे कह लगाए जा रहे हैं। मंझली भाभी कुर्सी से उठकर यूं ही हंसी रही थी। आओ इधर कुर्सी पे बैठो। बेला नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पे बैठ जाती हूँ। मंझली बहू जल्दी से उठकर आइए आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चरपाई से उठ जाती हैं। आइए आइए आप इधर बैठिए। फिर निर्भरता छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। इंदु बैठे भाभी जी, आप चली क्यों। बेला मुड़कर कलंता और भारी स्वर में, मैं तो उधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई, मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। खिन स्वर में हंसी के साथ, आप हंसिए। ठहाके मारे चुपचाप अहाते के दरवाजे से निकल जाती है। मंझली बहू मैं कहती थी ना कि इस और ना आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की। इंदु अब एक यही जगह थी बैठने की। मंझली बहू हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू को पढ़ने मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल पड़ता है तो वे इंदु किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। मंझली बहू तुम भूल गई, हमें तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। कह लगा के हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मंझली भाभी ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो बड़ी बहू से, हम तो बहू गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूं छटवा ले। छोटी बहन तो कब से गई हुई है, फिर तो अस्त हो जाएगा दिन और महरी चली जाएगी। बड़ी बहू मैं तो फंस गई मंझली की बातों में, चलो चलो। दोनों चली जाती हैं। मंझली बहू मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में, वहाँ चलकर बैठे। पारो चलते हैं, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिले तो चिल्लाएगा। मंझली बहू अपने आप से, ये छोटी बहू तो उकाब सी आकर सबको डरा गई। पारो चली जाती है बाहर से। बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है। मंझली बहू भागकर उसके पास जाती है। बड़ी भाभी सुनी तुमने मालवी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत। कह लगाती है बड़ी भाभी मालवी ने छत खोद डाली। मंझली बहू उसने अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती हुई, हाँ अभी राज मजदूर हाँ अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आगे मालवी मारो मार करती। बड़ी भाभी पर मंझली बहू चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर से परेश और बेला बात करते प्रवेश करते हैं। बेला आदर कर से, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। परेश आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। बेला मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है। बड़ी भाभी मंझली भाभी माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरते हैं जैसे मुर्गी के बच्चे के बात से। अभी अभी हंस रही थी, ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन रह गई जैसे भरे सर में किसी ने चुप्पी की सीटी बजा दी हो। परेश पर इसमें बेला और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। तनिक सा भी काम करने लगूं सब भागी आती हैं। सब मेरे इस प्रकार आदर करते हैं जैसे मैंने ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। परेश मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, पर अब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम्हें कोई
तुम्हें सबसे डरना पड़ता है, पर अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हारी शिकायत थी, तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते, आदर सत्कार आराम, न जाने तुम और क्या चाहती हो। तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। बेला निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं ये सब आदर सत्कार दुख आराम नहीं चाहती। बाहों में मुंह छिपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए बाहर के दरवाजे पे प्रवेश करते। इंदु भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधों को हिलाते हुए, भाभी जी भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु है भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला आंखें पोंछ कर, नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके ना बुलाया करो। इंदु लो भला ये कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कई अधिक पढ़ी लिखी हैं। बेला पहले तो मुझे जी करके नहीं बुलाती थी। इंदु मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंका, दादाजी ने क्या कहा था। इंदु उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा, मैं तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। इंदु शायद छोटे भैया ने उनसे कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। बेला ओह ये बात है। इंदु दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे क्या कहते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूट कर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें, काम करें, आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला पर मैं तो आदर नहीं चाहती, मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती। इंदु ये कैसे हो सकता है भाभी जी। बेला दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों के सॉरी। इंदु आप कैसी बातें करते, लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रहा हूँ, साथ ही आपके फटक लाऊंगी। बेला चुप सोचती है। इंदु भाभी जी बोल। बेला जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु दादाजी नाराज होंगे। बेला मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु भाभी जी। बेला मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार से भरे हुए गले से के साथ कहती है भाभी। बेला चल कपड़े धोए, धूप निकली जा रही है। इंदु पर आपके कपड़े। बेला मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए हैं, सलवार कमीज ही तो थी, चल मैं तेरी सहायता कर दूं। दोनों चली जाते। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगलियां थामे प्रवेश करते। दादा हाँ बेटा, मेले में चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। मल्लू मैं तो उड़न खटोला लूंगा। सहसा वे दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं। दादा आश्चर्य से है छोटी बहू। इंदु बाहर से मैंने तो बहू तेरा कहा, पर भाभी मानी नहीं। दादा छोटी बहू इधर आओ बेटी। शरमाई हुई बेला दरवाजे के पास जा खड़ी होती है। बेटा कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। इंदु जो अपनी भाभी के साथ ही आकर खड़ी हुई। मैंने बहू तेरा कहा, पर भाभी नहीं मानी। दादा जिन्होंने इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा। इंदु तुझे मैंने कितनी बार कहा कि आदर से। बेला भावावेश के कारण रुद्ध हुए कंठ से। दादाजी आप पेड़ से किसी डाली के टूट कर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वे डाल सूख कर मुरझा जाए। सिसक उठती है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है, पर्दा सहसा गिर जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाटक जो है खत्म होता है, एकांकी खत्म होता है। बहुत प्यारा एकांकी था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एंडिंग में जब बेला अपने दादाजी से कहती है कि आप क्या चाहते हैं कि जो डाली है वो पेड़ से लगे लगे ही सूख जाए, तो यहाँ पे दादाजी को पता चल जाता है कि वो जो है अपनी बुतहू बेला के साथ थोड़ा ऐसा पक्षपात कर रहे हैं, और जो बेला है उसे यहाँ पे ऐसा महसूस हो जाता है एंडिंग में, क्लाइमैक्स में, कि वो जो है इस फैमिली को गलत समझ रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूरा एकांकी जो है समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको एकांकी पसंद आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है ज्योति, चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाय बाय, थैंक्स।